अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूं गुलजार साहब। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इजराइल वार कैन डिस्ट्रॉय इंडियन इकोनॉमी, इजराइल फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो अबे और न्यू की वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है जंग बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ चुकी है, तो क्या इससे इंडिया की इकोनॉमी को फ़र्क पड़ेगा? देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। इजराइल ने हमास पर अटैक किया है। गाजा में एक हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसमें कई सारे लोग मारे गए। ये अटैक किया किसने? कुछ लोग कहते हैं इजराइल ने जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया और इजराइल कहता है कि गाजा का खुद का ही रॉकेट था जो मिसफायर हुआ और उनके हॉस्पिटल पर जा गिरा। इजराइल ने वार्निंग दी है कि गाजा से 1 मिलियन सिविलियंस को जल्द से जल्द मूव करे क्योंकि ये अटैक्स ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा। दोनों पार्टीज ने सीज फायर की पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया। ये वॉर इस डेकेड की सबसे बड़ी वॉर हो सकती है, रशिया यूक्रेन वॉर से भी बड़ी। पूरी दुनिया डिवाइडेड है। कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ लोग पैलेस्टाइन को। सच तो ये है कि ये वॉर हमसे 4,500 किलोमीटर दूर होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर भी होने वाला है, क्योंकि हम एक ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं और एक वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं होता। ये आग स्टॉक मार्केट से लेकर आपके वॉलेट तक भी पहुंचती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमास का बिजनेस मॉडल क्या है, हमास को फंड कौन कर रहा है, उनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड मिलिट्री से लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस वॉर का आपके और मेरे वॉलेट पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत पर होने वाले इम्पैक्ट की बात करने वाले हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मानो या ना मानो जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो इम्पैक्ट आपके वॉलेट पर भी होता है। दुनिया भर में इंस्टेबिलिटी बढ़ती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी, और जो पैसे आपने रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं वो ब्लॉक हो जाता है और ऐसे ही समय हमें स्टेबल एसेट्स की वैल्यू समझ आती है। A lot of times लोग कहते हैं कि FD में इन्वेस्ट मत करो, FD पैसों की बर्बादी है, FDs इन्फ्लेशन तक बीट नहीं कर पाते। लेकिन सच तो ये है कि पैसे डाइवर्सिफाई करने से ही रिस्क मैनेज होता है। एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू टेल यू अबाउट द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, स्टेबल मनी। अगर फिक्स डिपॉजिट करना है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अलग अलग बैंकों के रेट्स कंपेयर करना और फिर बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। कौन सी बैंक में FD करें, कितने समय के लिए करें, प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर आप 200 से ज्यादा बैंक्स और NBFCs के रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और 9.1% तक इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं, यानी इन्फ्लेशन बीट कर सकते हैं। ये पैसे सीधा बैंक में डिपॉजिट होता है और जितने क्विकली और इजीली डिपॉजिट होते हैं उतने ही आसानी से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। यू नो द बेस्ट पार्ट, RBI हर बैंक अकाउंट को 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कीजिए। 25,000 से ज्यादा इन्वेस्ट करने पर आपको 200 रुपए का वाउचर भी मिलेगा। आपके पैसों को डाइवर्सिफाई कीजिए। सारे ऑफर्स और कंडीशंस पढ़कर ही सही डिसीजन लीजिए स्टेबल मनी के साथ। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 1, हमास की फंडिंग। इजराइल वॉर के पहले वीडियो में हमने एक काफी इम्पोर्टेंट सवाल पूछा था कि हमास के पास पैसा और वेपन्स आ कहां से रहे हैं, क्योंकि गाजा स्ट्रिप के एक तरफ इजराइल है, एक तरफ है इजिप्ट और एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी। US, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के कई मेजर देशों ने हमास को एक टेरर आउटफिट घोषित किया है, तो उनके लिए पैसा रेज करना इतना आसान नहीं जितना लगता है। लेकिन फिर भी हमास के पास पैसा है और वो भी इतना कि वो वेपन्स खरीद कर इजराइल के बॉर्डर के अंदर अपने 1500 टेररिस्ट भेज पाए। हमास के 2 विंग्स हैं, एक है सोशल विंग और दूसरी है मिलिट्री विंग। न्यूजीलैंड जैसे कुछ देश सिर्फ उनकी मिलिट्री विंग को टेरर आउटफिट मानते हैं, सोशल विंग को नहीं। तो पैसों को सोशल विंग के थ्रू हमास तक पहुंचाना पॉसिबल है। उनकी सोशल विंग यानी दवा गाजा स्ट्रिप में एजुकेशन, हेल्थ केयर और अन्य सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करने का इम्पोर्टेंट काम करती है, जिनकी 70% फंडिंग ईरान से आती है। पैलेस्टाइन के लोग जो दूसरे देशों में रेफ्यूजीज बनकर जाते हैं या फिर काम के लिए जाते हैं, वो भी हमास को पैसे भेजते हैं। लेकिन 2021 में जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट ने कहा कि ये सारे पैसे
जिस काम के लिए वहां पहुंच रहे हैं उस काम के लिए यूज नहीं हो रहे। मिसमैनेजमेंट और डाइवर्जन से ये पैसे टेरर को फंड कर रहे हैं। 2002 में एर्दोगान पावर में आने के बाद से तुर्की भी हमास को पैसे भेजता है। माना जाता है कि सोशल सर्विसेज के नाम पर ये पैसा मिलिटेंट्स तक पहुंचता है। CIA के वर्ल्ड फैक्ट बुक में उन्होंने मेंशन किया है कि हमास का एक अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसके थ्रू ईरान से वेपन्स भी उन तक पहुंचते हैं। उनका एक टनल नेटवर्क है जिसके थ्रू हथियार गाजा स्ट्रिप तक पहुंचते हैं। एट द सेम टाइम क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके पैसे हमास तक पहुंच रहे हैं। फेसबुक और ट्विटर पे वो अपने क्रिप्टो एड्रेसेस पब्लिकली पोस्ट करते हैं जहाँ उनके इंटरनेशनल सपोर्टर्स उन्हें पैसे भेजते रहते हैं। 2019 में अमेरिका के न्यू जर्सी के एक इंसान ने $100 हमास को दिए और प्राउडली इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाली। उसे अरेस्ट हुई। ये एक इंसिडेंस नहीं है, ये एक ऐसा इंसिडेंस है जो सामने आया है। 2020 से लेकर 2023 तक हमास से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स ने $41 मिलियन फंडिंग के तौर पर कमाए। जर्मनी के चांसलर मानते हैं कि हमास के लिए ईरान के सपोर्ट के बगैर इतना बड़ा अटैक कैरी आउट करना इम्पॉसिबल होता, लेकिन इस बात का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। मोसाद जैसी ग्रेट सीक्रेट सर्विस होने के बावजूद वो ईरान से ये लिंक प्रूव नहीं कर पाए। कई सीनियर हमास लीडर्स कतर और टर्की से ऑपरेट करते हैं और ये उनकी सरकार के बिना पॉसिबल नहीं। आज की घड़ी में कतर हर महीने हमास के लिए $30 मिलियन भेजता है। $30 मिलियन यानी 240 करोड़ रुपए। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, और वो भी हर महीने। ये सपोर्ट पिछले 5 सालों से कंटिन्यूअसली चला आया है। सवाल यह है कि इतने सारे पैसे का होता क्या है, क्योंकि गाजा स्ट्रिप में कोई डेवलपमेंट तो दिखती नहीं। इंटरनेशनल सपोर्ट, अंडरग्राउंड नेटवर्क और रिलीफ के फंड्स को गलत कामों के लिए यूज करके हमास के लोगों ने अपनी खुद की वेपन फैक्ट्रीज बना दी हैं, जिससे वो 250 किलोमीटर रेंज के रॉकेट्स, कलाशनिकोव राइफल्स और उनके बुलेट्स और इवन मॉर्टर के शेल्स खुद बना सकते हैं। हमास रिसाइकलिंग में भी जीनियस है। इजराइल ने यूज किए हुए रॉकेट्स और शेल्स रीयूज करके उनके पार्ट्स को रिसाइकल करके उन्हीं के अगेंस्ट यूज किया जाता है, और इसमें उन्हें रशिया का सपोर्ट है। चैप्टर 2, भारत पर इम्पैक्ट। चैप्टर 1 में ये समझना इम्पोर्टेंट था कि वॉर तो इजराइल और हमास के बीच में, लेकिन फिर भी इसमें कई सारे ग्लोबल पावर्स के इंटरेस्ट शामिल हैं। जब इम्पोर्टेंट ग्लोबल प्लेयर्स वॉर में उतरते हैं तो 6 अलग अलग तरीके से इसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला है रिसोर्स एलोकेशन, यानी ज्यादा से ज्यादा खाना, पैसा और मैन पावर वॉर और रेस्क्यू एफर्ट्स में लगते हैं। हाल ही में इजराइल ने यूएन को 1 मिलियन पैलेस्टीनियंस को गाजा स्ट्रिप से इवैक्यूएट करने के लिए कहा है, तो इस एफर्ट पर फोकस होगा। भारत के साइड से ऑपरेशन अजय के थ्रू इजराइल में फंसे इंडियंस को वापस घर लाया जा रहा है, तो फोकस रेस्क्यू मिशंस पर होता है। ट्रेड डिसरप्शन, जो देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बड़े प्लेयर्स होते हैं उनमें वॉर होने से ट्रेड डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में विस्तार से आगे जानेंगे। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन। नेचुरली सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगी तो महंगाई बढ़ेगी। अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर्स अपने पैसों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वो रिस्की बेट्स नहीं लेते जिनसे उनकी कैपिटल बहुत ज्यादा समय के लिए अटक जाए। फिर आता है ह्यूमन कैपिटल। ऑलरेडी हजारों लोगों की वॉर में मौत हो चुकी है। ये टैलेंटेड इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स में तनाव, मिडिल ईस्ट में वॉर यानी दुनिया के ऑयल प्राइसेस पर इम्पैक्ट, ये तो तय है। That's why हमने इजराइल हमास के पहले ही वीडियो में कहा था कि एक वॉर में सबका नुकसान होता है। जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं उनके साथ साथ जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हैं उनका भी। आइए देखते हैं मार्केट्स, जीडीपी और कौन से मेजर सेक्टर्स पर इस वॉर का इम्पैक्ट हो सकता है। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि वर्ल्ड ग्रोथ अगले साल सिर्फ 2.9% से ही होगी। इनफैक्ट इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन भी 6.3% से कम होकर 6.1% हुई है। रशिया और यूक्रेन दुनिया के ब्रेड बास्केट्स हैं। यूक्रेन दुनिया का 4th लार्जेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है और रशिया है नंबर 1। ये 2 देश मिलाकर दुनिया का 1/3 यानी 30% व्हीट एक्सपोर्ट करते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तब फोकस प्रोडक्शन से शिफ्ट होकर सर्वाइवल पर हो गया। पहले फार्मर्स का फोकस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करके उसके लिए बेस्ट प्राइस पाना था, लेकिन वॉर शुरू होने के बाद उनकी प्रायोरिटी सर्वाइवल हो गई। नेचुरली यूक्रेन और रशिया का प्रोडक्शन घटा और इसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हुआ। व्हीट कई देशों में स्टेपल फूड माना जाता है। ब्रेड, रोटी या बियर यानी किसी न किसी फॉर्म में हर कोई इसे कंज्यूम करता है। यानी व्हीट का प्रोडक्शन जब कम हुआ तब इन सारी चीजों के प्राइसेस बढ़े। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से दुनिया में एक सीरियस फूड क्राइसिस क्रिएट हो सकता है और इससे महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब इस एग्जाम्पल से हम इजराइल हमास के वॉर के बारे में कुछ अनुमान लगा सकते हैं।
माना जाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल में ही नहीं पूरे मिडिल ईस्ट में जल्द ही फैलने वाला है। और हम सब जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में दुनिया का 31.3% क्रूड ऑयल बनता है। सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई ऐसे मिडिल ईस्ट के देशों को मिलाकर एक ऑयल कार्टेल बनता है जिसे कहते हैं ओपेक। भारत इजराइल के साथ एक ट्रेड सरप्लस अकाउंट मेंटेन करता है। मतलब ये कि हम उनसे जितना इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, विच मीन्स इजराइल के साथ ट्रेड करके पैसा भारत के अंदर आता है। नंबर्स देखते हैं। पिछले साल हमने 18,600 करोड़ के गुड्स इजराइल से इंपोर्ट किए और 68,000 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए। इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से जून तक हमने 7,000 करोड़ के आइटम्स इंपोर्ट किए और 11,000 करोड़ के आइटम्स एक्सपोर्ट किए। यानी इस वॉर का इम्पैक्ट ट्रेडर्स पर होगा जरूर। इजराइल और भारत के बीच ट्रेड साल दर साल बढ़ती है। पिछले साल इजराइल से इंपोर्ट्स 9.12% के रेट से बढ़े और इजराइल को होने वाले एक्सपोर्ट्स 10.8% से बढ़े। यानी इजराइल हमारा एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। इसमें एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डायमंड्स। भारत दुनिया की लार्जेस्ट डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री है। दुनिया के 90% डायमंड्स भारत से होकर गुजरते हैं। ये इंडस्ट्री 15 लाख लोगों को रोजगार देती है और इस एक इंडस्ट्री से हमारी इकोनॉमी को हर साल $20 बिलियन मिलते हैं। यानी हमारी ज्वेलरी और मेटल इंडस्ट्री पर इसका इम्पैक्ट होगा। इजराइल हमें क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है और हमसे रिफाइंड पेट्रोलियम वापस खरीदता है। साथ ही साथ इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स इजराइल को गाड़ियां एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप तेल अवीव जाएंगे तो आपको वहां के रास्तों पर मारुति ने बनाई हुई एस क्रॉस या ब्रेजा जैसी गाड़ियां आराम से देखने मिल जाएंगी, मानो आप भारत में ही हो। इजराइल की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया में बेस्ट है और भारत इजराइल का नंबर 1 बायर है। हम हर साल $1 बिलियन के एम्यूनिशन और मिलिट्री हार्डवेयर उनसे इम्पोर्ट करते हैं और ये सिलसिला काफी पुराना है। 1962 और 1965 में पहली बार इजराइल ने हमें चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्म्स प्रोवाइड किए और भारत उनकी टेक्नोलॉजी से काफी इम्प्रेस हुआ। 1995 में न्यू दिल्ली और तेल अवीव की लीडरशिप ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया। 1999 के कारगिल वॉर में पाकिस्तान के अगेंस्ट इजराइल ने हमें इम्पोर्टेंट मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड किया। रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे उसमें हमने इजराइल के स्पाइस 2000 बॉम्ब्स यूज किए। इन शॉर्ट भारत के लिए इजराइल एक इम्पोर्टेंट मिलिट्री पार्टनर है। हालांकि हमने पिछले कुछ सालों में हमारे मिलिट्री सप्लाईज काफी डाइवर्स सोर्सेस से लेना स्टार्ट किया है। इजराइल हमारा 3rd बिगेस्ट सप्लायर है with 13% of our military hardware coming from this small country। यानी भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे टोटल डिफेंस इंपोर्ट्स का 13% इजराइल से आता है और इजराइल के पर्सपेक्टिव से उनका 42% एक्सपोर्ट भारत को जाता है। यानी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि मेटल्स, ज्वेलरी, डिफेंस, एग्रीकल्चर इस वॉर की वजह से अफेक्ट होने वाले हैं। चैप्टर 3 वॉर का अगला चैप्टर। इस वीडियो के पहले चैप्टर में हमने जाना कि कैसे कतर और ईरान ऑलरेडी इस वॉर में शामिल है, कैसे वो हमास से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं इजिप्ट की। ये है स्वेज कनाल जो मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ती है, जहाँ से हर दिन 50 ट्रेड शिप्स गुजरते हैं। दुनिया की टोटल ट्रेड का 12% यहाँ से होता है। हर हफ्ते यहाँ से $10 बिलियन के गुड्स गुजरते हैं। ये एशिया के और अफ्रीका के कई देशों को यूरोप से जोड़ने का इम्पोर्टेंट काम करता है। अगर इसका ऑल्टरनेट रूट ढूंढने जाए तो सीधा साउथ अफ्रीका से केप ऑफ गुड होप तक जाकर उल्टा आना पड़ता है। इसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। डिस्टेंस सीधा 7,000 किलोमीटर से बढ़ जाता है। 2021 में एक कंटेनर शिप यहाँ अटक गई थी जो ग्लोबल न्यूज बन गई थी क्योंकि यहाँ एक शिप्स का ट्रैफिक जैम हो गया था। आज सुएज कनाल इतनी इम्पोर्टेंट है कि सारे इंटरनेशनल बॉडीज ने अग्री किया है कि यहाँ से ट्रेड चालू रहना चाहिए। किसी भी हालत में सुएज कनाल ब्लॉक नहीं होना चाहिए। लेकिन पिछले मेजर वॉर के बाद हुआ एग्जैक्टली उल्टा। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अलाइड फोर्सेस ने जर्मनी और उनके एलाइज को सुएज कनाल का इस्तेमाल करने से रोका था। सुएज कनाल इजिप्ट से होकर गुजरती है और इजराइल और इजिप्ट के रिलेशंस आज तक काफी कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं। 1948 में अरब इजराइल वॉर के बाद अगले साल इजिप्ट ने इजराइल को इस कनाल का इस्तेमाल करने नहीं दिया था। 1967 में जब अरब और इजरायली फोर्सेस की वॉर हुई, सुएज कनाल ब्लॉक हुई और यही सिलसिला अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रहा। बेसिकली इस एरिया में इंस्टेबिलिटी और पावर गेम्स शुरू रहे। इजिप्ट अब तक तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग
पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। कुछ दिनों पहले इजराइल ने गाजा स्ट्रिप का पानी कट ऑफ कर दिया तो इजिप्ट के लोग खुद पानी लेकर उन्हें मदद करने के लिए चल पड़े। यानी उनके प्रेफरेंसेस साफ है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर हो सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में भारत और कई वेस्टर्न देशों ने एक प्रो इजराइल स्टांस लिया है और हमास को कंडेम किया है। अगर आगे जाकर इजराइल से कोई गलती होती है, पैलेस्टाइन के इनोसेंट लोगों की जाने जाती हैं, तो अरब दुनिया के कई देश हार्श स्टेप्स लेंगे और इसके बाद एक नए ट्रेड वॉर को स्टार्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक इकोनॉमी देश का बैकबोन होती है और हम कई चीजों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं, स्पेशली फ्यूल के लिए। एक गलत कदम, एक गलत स्टेटमेंट और सारे मिडिल ईस्ट से भारत को नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज भारत दुनिया के लिए एक इकोनॉमिक ब्राइट स्पॉट बन चुका है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ये डेवलपमेंट कई फैक्टर्स पर निर्भर है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से कि एक वॉर में कोई विनर नहीं होता, सब लूजर्स होते हैं। स्मार्ट वही होता है जो अपने इंटरेस्ट संभालता है। इसीलिए डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्टेबल मनी, जहां आप 200 से ज्यादा बैंक्स और एनबीएफसीज के इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर कर सकते हैं और इस वोलेटाइल पीरियड में अपने कैपिटल को सिक्योर रख सकते हैं। हमारे इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज के साथ हम कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप आपके आस पड़ोस की चीजों से इन्फॉर्म्ड रहें और सही ओपिनियन बनाएं। आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आपको इन्फॉर्म्ड रखने से मुझे फर्क पड़ता है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। और भाई साहब वही बात है कि भाई ये नुकसान तो इंडिया का हो गया। एक तो जो कॉरिडोर बनने जा रहा था उसका लॉस हो गया, उसमें सऊदी अरब भी गया था, उसको भी फायदा था, उसका भी लॉस तो हुआ ही है। बिल्कुल। इजराइल का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इटली जो के बेल्ट एंड रोड बढ़ चढ़ के वो बात कर रही थी भाई, उससे निकल कर वो इस तरफ आए थे और ये भी उनका जाया। वो तो खड़ी है भाई, इसराइल के साथ खड़ी है। वो इटली की जो बड़ी है, हाँ तो खड़ी रहे। उसने खुल के बोला है कि मैं इसराइल के साथ हूँ, हर मदद कर सकती हूँ मैं। चलो करें भाई मदद। तो बाकी भाई बात ये कि इकोनॉमी साफ रहेगी कि अब जो है वो जंग पहले जैसी तो थी नहीं कि एक कंट्री में जंग हो रही थी दूसरे पे जो है ना रशिया यूक्रेन की जंग और ये फलस्तीन और इसराइल की जंग, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जब रशिया यूक्रेन की जंग लगी ना, वो उस तरह उसके पीछे को कंट्रियां नहीं लगी, उधर उनके पीछे, लेकिन उसने मरवाया यूक्रेन को। लेकिन ये जो है ना फलस्तीन, इसके पीछे इस्लामी मुमालिक इकट्ठे हो गए हैं, वो इसका इजलास बुलाया गया है। अब जिस तरह वो बता रहे हैं इजिप्ट वाले, उन्होंने मदद किस तरह की थी पानी की, जिस तरह पानी इसराइल ने बंद कर दिया, देखा लोगों ने भी बड़ी हेल्प की। हुकूमत जिस तरह मर्जी करे, लेकिन हुकूमत ने 15 साल थे, हुकूमत न्यूट्रल 15 साल थे इसराइल का, वो भी नहीं मानते ना भाई। वो उनकी भी मजबूरी है, उनका हिस्सा तो छोड़ा है ना जहाँ पर उनका समुद्री कमाई। हाँ, लेकिन इसरा जो इसका नाम लेंगे ना, मिस्र है, उनके ऊपर कब्जा किसका है? अमेरिका का। असर रसूख अमेरिका का है, मिस्र के ऊपर। अमेरिका का तो पूरी दुनिया के ऊपर असर रसूख है, सारी नहीं नहीं है। इराक के ऊपर भी है, सारे पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर है। लेकिन मैंने तुझे पहले जिस दिन ये स्टार्ट हुई थी वॉर, मैं तुझे उस दिन बोलना था इंडिया ने ये तो कह दिया हम इसराइल के साथ है, लेकिन इंडिया लड़ाई के लिए या कुछ मिसाइल देना, फौजी देना, वो असला इस तरह नहीं करेगा। अगर साबित हो गया तो इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, तजारत में इकोनॉमी लॉस हो सकता है। ये देख सोच के चलना, ये रशिया यूक्रेन नहीं है, यहाँ 57 कंट्री है। सबसे ज्यादा तो देख 3-4 कंट्री ऐसी हैं जो मेन खुल के तजारत कर रही है इनके साथ बड़े लेवल पे, जिसमें सऊदी अरब आता है, ईरान आता है, तुर्की आता है, इंडोनेशिया है, मिस्र है, इजिप्ट है, कई कंट्रियां खुल के जो बहुत बड़ी कर रही है इन्वेस्टमेंट। तो इनको भाई न्यूट्रल ही रहना अच्छा होगा। इंडिया तो है ही न्यूट्रल। वो भी देखो तो 1999 की जंग, 1962-65 कारगिल की जब जंग हुई थी उस वक्त भी हथियार दिए थे इसराइल इंडिया को। हाँ। लेकिन ये नहीं देंगे इसराइल को, लिख ले मेरी बात। चलो जो भी है, वो और वक्त था, ये और वक्त है। वो मजबूरियां नहीं थी या मजबूरियां हैं, बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं। इंडिया की मजबूरियां हैं, या 57 कंट्री से कट होना पड़ेगा। इंडिया को देख रहे हैं ना, यूरोपियन कंट्री साथ में है, अमेरिका साथ में है, कनाडा साथ वो में, कुछ कर लेंगे, साथ में, यूके साथ में। तो वो दिख रहा है कि डॉलर तो उधर से भी मिल जाने हैं। बिल्कुल भाई। और ये भी है, इसराइल चारों तरफ मुसलमान कंट्रियों में घिरा हुआ है। जिस तरह इंडिया चारों तरफ
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सारे चाइना, मुसलमान इंडिया कंट्री में हुआ है। अंदर है। इस तरह वो भी है। फर्क इतना ही है मेरा भाई कि ये खुल के बोल तो रहे हैं, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। इमदाद नहीं कुछ करेंगे। और इंडिया का फायदा भी इसमें ही फलस्तीन के खिलाफ नहीं बोला, इंडिया ने जो इसराइल। बोला है ना वो बोला है, इसराइल की हमायत में बोले हैं। वो बोला है जो दहशतगर्दी हमला हुआ उसके खिलाफ बोला है। तो इस तरह दहशतगर्दी तो कितने सालों से इसराइल भी कर रहा है। अब एक न्यूट्रली बात सुनना, वो एक दहशत फिर पाकिस्तान भी न्यूट्रल है इस जंग में। हाँ, पाकिस्तान तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो बातें उठाता है। दहशतगर्दी हमले को कंडेम किया। अब ऐसा तो अक़वाम नहीं- मुत्तहिदा में आवाज उठाई गई। इंडिया ने ऐसा तो नहीं बोला कि आपने जो गाजा में अस्पताल पे बम मारा तो भाई हम इसके साथ करेंगे। नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। हाँ, तो भाई साहब जो वजह है उसकी उन्होंने कंडेम किया कि दहशतगर्दी हमला। और मैं वीडियो में देख रहा था, ईरान की वीडियो आई है, एक ईरान के एंकर उसने मतलब वो बता रहे थे कि 1980 में इसराइल ने, उसने खुल के बोल दिया, कल की वीडियो है, 1980 में जो हम एटमी प्लांट पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहे थे ना, वो इसराइल ने खत्म करना चाहा, हमारे अंदर तक पहुंच चुके थे, लेकिन वो नाकाम हुए। अब हम खुल के कहते हैं हमने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये बना लिया है। पता नहीं ये कितना सच है, अब चलो, ये मुझे नहीं पता। होता तो भाई साहब दिख जाता। मीडिया में पावर से तो दिख रहा है, जितनी पावर वो दिखा रहे हैं नहीं, ईरान। पावर तो अमेरिका के खिलाफ बोले गई। बाकी भी बात ये है कि पहले तो सोचते थे कि भाई हमास के पास जो इतने जदीद हथियार कैसे आ जाते, तो उन्होंने भाई साहब खुद ही बनाए, तो साफ ज़ाहिर है उनके पास काफी मुल्कों ने एड की है। हम तो सोच रहे थे कि मुजाहिद ही हैं, वो उनको कोई असला देता है, इसलिए ये तो खुद ही सारा कुछ तैयार कर रहे हैं। सारे भाई पढ़े लिखे भी होते हैं, ऐसा तो नहीं कि सारे हर कोई अनपढ़ बंदा लड़का नहीं ना मुजाहिद, पढ़े लिखे भी होते हैं, वो भी तो जाते हैं। कितने लोग, सारे पढ़े कितने लिखे- मुल्कों ने हमारे गांव से एक लड़का है, अब वो बहुत ज्यादा इंजीनियर बन रहा है, वो भी इस रास्ते पे चल पड़ा था। तुझे पता होगा 3 महीने की कितना वक्त लगा था उसको ढूंढने में। फिर जाके उसको वापस बुलाया, उससे पूछा तो वो निकला भी आपस सही निकला था कि उस ग्रोह को वो फॉलो करता था, उसको सुनता था, तो उसकी सोच से तब्दील हो गई। माइंड सेटअप हाँ, तो वो उधर चला गया, उनके साथ चला गया, लेकिन उसको कहाँ से लेके आए थे आप जानते हैं, सारे गांव को पता चल गया था, उसने माना था। तो अब वो पढ़ रहा है, वो इंजीनियर बन रहा है, बन गया है किस्म का वो। तो भाई बात यह है कि हथियार तो साफ ज़ाहिर है उनको जो फंडिंग हो रही है वो ईरान, कतर और सबसे ज्यादा तो पैसा ईरान से, मदद ईरान कर रहा है उनकी। सही बात। ये तो आज साबित हो बाकी पहले भी भाई दिख रहा था। पाकिस्तान ने भी एक मिसाइल टेस्ट किया है, अबाबील कामयाबी के साथ हो गया, और उसकी क्वालिटी ये है कि वो जब एक बार मिसाइल फायर होता है तो उसके बाद वो 8 जगह पे वो अटैक कर सकता है। छोटे अच्छा। बच्चे वो छोटे छोटे मिसाइल जो है ना वो अटैक इस तरह जिन्होंने वो रोकना होता है, जो मतलब है, वो उसको भी हाँ, कंफ्यूज हो हाँ, जाएगा। कंफ्यूज हो गया, छोटे तो इनको बच्चे रोकेंगे किस मेन को रोकेंगे। मतलब एकदम वो तो इस तरह नहीं है जिस तरह कि एक फाइटर जेट होता है वो जा रहा है और जो वो नीचे मिसाइल गिराता जा रहा नीचे है, गिर जाता है। वो तो इस तरह का बन जाना, लेकिन उसकी रफ्तार काफी, उसकी जो है रेंज वो काफी ज्यादा है, 2700 किलोमीटर के करीब। बहुत ज्यादा अच्छा, उस मिसाइल अबाबील मिसाइल 2700 किलोमीटर, हाँ 2700 किस 27 किलोमीटर, नहीं, नहीं, 2700 किलोमीटर। वही मैं कह रहा हूँ 2700 किलोमीटर। हाँ, तो वो मतलब काफी तगड़ा है। 2700 काफी होता है यार। लेकिन वो जब मैं देख रहा था ना टेस्ट के, वो कह रहे थे गाने में ले लो इसको, पाकिस्तानी। वो तो पाकिस्तानी कह रहे थे ना, अब यहाँ फलस्तीन के लिए तो बोल नहीं रहे थे, हमें क्या फायदा इसका, इसीलिए बोल रहे थे। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अब जो है ये जंग रुक सकती है या फिर आगे इस तरह ही चलती रहेगी। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।